हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्लेटफॉर्म एम क्यू एकेडमी से। दोस्तों, हमारी एकेडमी अब एक कंपटीशन क्लासेस है जो कि सेंट्रल एंड अदर स्टेट ऑल स्टेट्स की अलग अलग कंपटीशन तैयारी कराते हैं। दोस्तों, अभी राजस्थान पुलिस की वैकेंसियां फिलअप हुई हैं, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश पुलिस की न्यू वैकेंसियां आई हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में बहुत भारी मात्रा में पद निकलते हैं, परंतु उससे कहीं ज़्यादा भारी मात्रा में स्टूडेंट्स उसकी तैयारी करते हैं। आपको हमारी एकेडमी के ऑनलाइन या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ना है और आपको इतनी बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी कि उस बेहतरीन तैयारी में आप स्वयं के सिलेक्शन की जिम्मेदारी स्वयं ले पाएंगे। और हमारी एकेडमी की तैयारी में आप लोग इतना आत्मविश्वास प्राप्त कर पाओगे कि आप लोग स्वयं ही अपनी तैयारी की जायज़ा खुद ले सकते हो। हमारी एकेडमी टाइम टाइम पर आप लोगों को सिर्फ तैयारी कराने के साथ साथ ही वीकली, पर डे एंड टॉपिक वाइज टेस्ट आप लोगों को कराएंगे, जिससे आप लोगों का तैयारी पर पूरा फोकस बनेगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस वैकेंसी के अंतर्गत जो पेपर होता है, उस पेपर का लेवल हम इजी भी नहीं कह सकते, अत्यधिक कठिन भी नहीं कह सकते, पर एवरेज लेवल होता है। और उस एवरेज लेवल के अंदर तकरीबन 150 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें 1/4 एक चौथाई वेटेज जो होता है क्वेश्चंस का, वह जीके जीएस करंट अफेयर्स का होता है। और यहां मैं आप लोगों के लिए इंडियन हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है वो कराऊंगा, भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास वाला पोर्शन कराऊंगा। हाँ, तो दोस्तों, अभी अपन लोग इसको इरेज करते हैं। ये थोड़ा सा यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। भारत इतिहास, भारत इतिहास, ठीक जी। तो अपन लोग यहाँ पर जी भारत का इतिहास वाला जो पोर्शन है उसको कंप्लीट करेंगे। देखिए विद्यार्थियों, भारत का इतिहास पोर्शन से यानी इंडियन हिस्ट्री टोटल ऑल ओवर पोर्शन से ऑल ओवर एग्जाम में तकरीबन 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं। तकरीबन 5 से 7 प्रश्न आते हैं, 5 से 7। अब 5 से 7 प्रश्न आते हैं के लिए ये सोच मत लगा लेना कि सिर्फ 5 से 7 ही तो आते हैं। उससे क्या है, 5 7 क्वेश्चनों को अपन लोग छोड़ भी सकते हैं। कौन सा 150 क्वेश्चनों में से 143 क्वेश्चन मेरिट जानी है, इस सोच को आप लोगों को छोड़ना होगा। क्योंकि हमारे बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो .1 नंबर से सेलेक्ट हो जाते हैं और .1 नंबर से ही सेलेक्ट होने से रह जाते हैं। उसमें से 5 से 7 क्वेश्चन का वेटेज तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब देखिए विद्यार्थियों के ये 5 से जो 7 क्वेश्चंस आएंगे, ये ऑल ओवर इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत से आएंगे। हिस्ट्री अपने आप में एक काफी बड़ा पोर्शन होता है, लेकिन अगर अपन हिस्ट्री को एक बेहतर तरीके से करें, कलेक्टिव मैटर से करें, सिस्टमेटिक करें, तो निश्चित रूप से इंडियन हिस्ट्री हमारी टिप्स पर क्लियर हो जाएगी। और जो क्वेश्चंस ऑलरेडी उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के अंतर्गत, सिलेबस के अंतर्गत होते हैं, जो क्वेश्चंस पुराने एग्जामों के पैटर्न पर पूछे जा चुके हैं, उन्हीं क्वेश्चन को अपनी तर्ज लेते हुए उन क्वेश्चन के आधार पर तैयारी करेंगे। आपके सभी क्वेश्चंस आपकी कॉपी में से आएंगे, जो एम क्यू एकेडमी ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को करवाए जाएंगे। तो आप बस ईमानदारी से, मेहनत से, जज्बे के संग, आशावादी होकर के और मेहनत से तैयारी प्रारंभ करो। एम क्यू एकेडमी आपसे प्रॉमिस करती है कि अगर आपने हमारे साथ मिलकर एक बेहतर तैयारी करने के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया, तो उत्तर प्रदेश पुलिस वर्दी अब आपसे ज़्यादा दूर नहीं है। और आराम से आप अभी से पुलिस की वर्दी सिलवा लो, क्योंकि वो वर्दी आपको निश्चित समय के बाद पहननी ही है बाय एम क्यू एकेडमी। आइए भारतीय
विद्यार्थियों अपन लोग यहाँ भारत का इतिहास के अंदर एक छोटी सी जानकारी प्राप्त करते हैं कि देखो, भारत का इतिहास जो होता है उसे 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, यानी कि 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 3 भाग? प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, और आधुनिक कालीन आधुनिक कालीन भारत का इतिहास। दोस्तों, विद्यार्थियों, मेरे प्रिय छोटे भाइयों, छोटे बहनों, टोटल ऑल ओवर इंडियन हिस्ट्री को अपन लोग 3 भागों में बांटते हैं। एशेंट यानी कि प्राचीन भारत का इतिहास, मेडाइवल यानी कि मध्यकालीन भारत का इतिहास, और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री यानी कि आधुनिक कालीन भारत का इतिहास। हालांकि इन तीनों सेक्शन में से ही एक साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत टॉपिक भी आप लोगों के सिलेबस में होता है, जिसके अंदर भाई अपन लोग चेर, चोल, पांड्य, सौराष्ट्र, पल्लव, राष्ट्रकूट, गंग राजवंशों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। उनके द्वारा बनवाए गए इंफ्रास्ट्रक्चरों के बारे में बातचीत करते हैं, उनके द्वारा किए गए विजय अभियान और समुद्रिक और नदियों के लिए उन्होंने जो काम किया था उस दौर में, इंटरनेशनल रिलेशनशिप उन्होंने उस दौर में रखे थे, के बारे में अपन लोग यहाँ पर जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों, यहाँ अपन लोग ये तीनों सेक्शन, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक कालीन, जो हिस्ट्री होती है भाई, इसके तीनों सेक्शनों के अंदर अपन लोग जो पढ़ेंगे उनमें ऑल ओवर 34 यानी कि 34 टॉपिक होंगे। ऑल ओवर 34 यानी कि 34 टॉपिक होंगे। इन 34 टॉपिकों को अपन लोग एक नियंत्रित क्लास में करेंगे, एक सेलेक्टिव मैटर के आधार पर करेंगे, जिससे आप लोगों को भाई इस पूरे ऑल ओवर टॉपिकों को कंठस्थ करने में और अपनी परीक्षा को क्रैक करने में बहुत ज्यादा आसानी MQ Academy प्लेटफॉर्म के द्वारा होने वाली है भाई। आइए अभी अपन लोग सिलेबस के बारे में और एक छोटे से टॉपिक के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, दोस्तों यहां पर अपन लोग फर्स्ट टॉपिक इंडियन हिस्ट्री का स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है स्टोन एरा यानी कि पाषाण काल। स्टोन एरा यानी कि पाषाण काल। आई थिंक कैमरे पे नहीं आ रहा है ये, कोई दिक्कत नहीं, अपन थोड़ा नीचे लिख देते हैं। पाषाण काल। अब ठीक है, ठीक जी, पढ़ते रहो, हंसते रहो, खाते रहो, पीते रहो और तैयारी करते रहो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, एकदम रिलैक्स माइंड से जुड़ो, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ होगा, बेहतर होगा। तो अभी अपन लोग स्टार्ट करने वाले हैं जी स्टोन एरा की यानी कि पाषाण काल की। तो देखिए, पाषाण काल के बारे में समझिए। ये पाषाण काल में 2 शब्द हैं, एक पाषाण और एक काल। यहां पाषाण का मतलब होता है पत्थर और काल का मतलब होता है समय। तो पाषाण काल का मतलब हो गया पत्थरों का काल या पत्थरों का समय। तो पत्थरों का काल या पत्थरों का समय से भाई मतलब क्या होता है कि देखो, आज से हजारों साल पहले, लाखों साल पहले मानव ने जब अपने लिए संसाधन जुटाना चालू किया था, संसाधन जुटाना प्रारंभ किया था, ताकि उसकी लाइफ है वो थोड़ा और रफ्तार पकड़े और ज्यादा सुविधाजनक स्थिति में आ जाए, तब इंसान ने अपनी सुविधा के लिए पहली बार पत्थर का प्रयोग प्रारंभ किया था। जैसे पत्थर के हथियार, पत्थर के पात्र, पत्थर का उपकरण, पत्थर के माध्यम से चित्र बनाना, यानी कि इंसान ज्यादातर हर चीज पत्थर के द्वारा करता था।
और उसी पत्थर के द्वारा जब कोई चीज करता था तो उस काल को पाषाण काल के नाम से जाना गया है जी। अब देखिए, पत्थरों का काल यानी कि पाषाण काल जो होता है, उसको भी जानने से पहले आप लोगों को सबसे पहले जानना है ईस्वी और ईसा पूर्व के बीच का अंतर। आइए देखते हैं। देखिए मेरे छोटे भाइयों छोटी बहनों, देखिए जी, यहां आपको बोर्ड पर स्क्रीन पर जीरो लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। जीरो, ये जीरो आप लोगों को लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। इस जीरो से 1 2 3 4 5 ऊपर और 1 2 3 4 5 नीचे आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखो, यहां पर दोनों एक के बीच में ये जो जीरो है, इस जीरो को कहते हैं ईसा का जन्म। ईसा का जन्म। ईसा का जन्म से मतलब क्या है कि देखिए, आज से 2000 साल से भी ज्यादा पुराने टाइम पहले पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जिस रिलीजन के लोगों की सबसे ज्यादा जनसंख्या है, मतलब ईसाई धर्म, ईसाई धर्म के संस्थापक यानी कि फाउंडर का जन्म हुआ था, ईसा मसीह का जन्म हुआ था। तो जैसा कि आप सब लोगों को इनके बारे में अभी उतनी जानकारी है या नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूं कि ईसा मसीह ईसाई धर्म के संस्थापक थे और उन्होंने ईसाई धर्म की सबसे पहले, आज से लगभग 2021 साल पहले, 2025-26 साल पहले स्थापना की थी भाई। तो ईसा मसीह जो थे, उनके जन्म से पहले वाले समय को ईसा पूर्व कहा जाता है। ईसा मसीह का जन्म पहले वाला समय ईसा पूर्व, और ईसा पूर्व को इंग्लिश में और क्या कह देते हैं जी? बिफोर क्राइस्ट। क्या कह देते हैं? ईसा मसीह, ईसा पूर्व को बिफोर क्राइस्ट कह देते हैं जी। और इसको ईसा पूर्व कह देते हैं, ठीक। अच्छा जी, ईसा पूर्व कह देते हैं। और ईसा पूर्व को, बिफोर क्राइस्ट को शॉर्टकट में बीसी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है जी? बीसी के नाम से भी जाना जाता है। और याद रखना भाई कि ईसा पूर्व का जो समय होता है वह अवरोही क्रम में चलता है। अवरोही का मतलब होता है जी घटता हुआ क्रम। अवरोही का मतलब क्या होता है जी? घटता हुआ क्रम। घटता हुआ क्रम मतलब 5 के बाद 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा। ये होता है जी घटता हुआ क्रम, यानी अवरोही क्रम। मतलब ईसा पूर्व का जो समय होता है वह घटते क्रम में चलता है। लेकिन जब ईसा मसीह का जन्म हो गया था और ईसा मसीह के जन्म के समय पर एक कैलेंडर चलाया गया था, एक पंचांग चलाया गया था, इसे हम अपनी भाषा में संवत के नाम से भी भाई जानते हैं। तो उसको कहा गया जी ग्रीगेरियन कैलेंडर। कौन सा कैलेंडर? ग्रीगेरियन कैलेंडर। ग्रीगेरियन कैलेंडर। जिस दिन ग्रीगेरियन कैलेंडर को प्रारंभ किया गया था उस दिन तारीख मानी गई थी एक 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 एक, मतलब पहली तारीख, पहला महीना, पहली साल, पहली शताब्दी। तो भाई इस तरीके से ईसा मसीह के जन्म के समय पर जब ग्रीगेरियन यानी कि अंग्रेजी कैलेंडर चलाया गया था तो उसको तारीख मानी गई थी पहली तारीख, पहला महीना, पहली साल, पहली शताब्दी। और याद रखना, ईसा मसीह के जन्म के बाद वाले समय को बोल देते हैं ईसवी या फिर एनो डोमिनी। एनो डोमिनी, ईसवी या एनो डोमिनी, शॉर्टकट में इसको बोल देते हैं भाई ए सी। और याद रखना, ईसवी का समय जो होता है वह आरोही क्रम में चलता है। कौन से क्रम में जी? ईसवी का जो समय होता है वह आरोही क्रम में चलता है। आरोही क्रम से मतलब यानी कि जब गिनती आगे बढ़े, एक के बाद 2 3 4 5 6 7 ऐसे आगे बढ़े, तो उसको क्या कह देते हैं जी? आरोही क्रम कह देते हैं। तो याद रखना भाई, आपको सिंपल 2 मेथड याद रखने। ईसा पूर्व का समय घटते क्रम में चलता है और ईसवी का समय बढ़ते क्रम में चलता है। घटता क्रम, बढ़ता क्रम। तो घटता क्रम कौन सा? ईसा पूर्व।
बढ़ता क्रम कौन सा? ईसवी। ठीक है जी। आइए अब इसके बारे में अपन लोग स्टोन एरा के आधार पर यानी कि पाषाण काल के आधार पर जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए देखते हैं। देखिए जी, ये है बी और ये है सी, यानी कि बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसा पूर्व। तो देखिए ईसा पूर्व जो होता है 5 लाख वर्ष पहले की बात थी। ईसा पूर्व 5 लाख वर्ष पहले की बात थी। ठीक है जी। मानव की एक प्रजाति थी जिसका नाम था होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस ये मानव की एक प्रजाति थी, होमो इरेक्टस। तो ये होमो इरेक्टस मानव प्रजाति जो थी, ये भाई दुनिया की पहली ऐसी मानव प्रजाति थी जो कि सर्वप्रथम 2 पैरों पर चली थी। सर्वप्रथम 2 पैरों पर चली थी। तो भैया सर्वप्रथम 2 पैरों पर चलने वाली मानव प्रजाति होमो इरेक्टस थी। हालांकि और भी प्रजातियों ने 2 पैरों पर इसी टाइम पर चलने की संभावना की थी, लेकिन सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त पॉइंट होमो इरेक्टस को ही माना जाता है। तो जब 2 पैरों पर चलना इन्होंने प्रारंभ किया, यहीं से मानव के विकास का क्रम जो होता है वो प्रारंभ हो गया था। इसके बाद मानव ने एक के बाद एक आविष्कार, खोज, नए नए तौर तरीके और अपनी जीवन शैली को और कहीं ज्यादा बेहतर और कहीं ज्यादा विकसित और कहीं ज्यादा क्रम के हिसाब से लाने का मानव ने प्रयास किया था। कुछ समय बाद यानी कि ये ईसा पूर्व का समय है, तो यहां बहुत लंबे समय को भी कुछ कहा जाता है। उस दौर की इतिहास को ज्यादा जानकारी प्राप्त नहीं है ना, तो इसलिए 2.5 लाख साल समय के अंतराल को भी कुछ कहा जा रहा है। तो भैया ईसा पूर्व 2.5 लाख वर्ष पहले की बात थी। 2.5 लाख वर्ष पहले की बात थी। ठीक है भाई। अब आप ध्यान देना कि पहले 5 लाख वर्ष ईसा पूर्व आया है, फिर 2.5 लाख वर्ष ईसा पूर्व आया है। उसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि ईसा पूर्व का समय अवरोही क्रम में चलता है, उल्टे क्रम में चलता है, बड़ी से छोटी संख्या की ओर चलता है। ठीक है जी। आराम से वीडियो को देखो, आराम से पूरे की पूरे हिस्ट्री के स्टार्टिंग पॉइंटों को सोचो, समझो, पढ़ो, याद रखो, लिखो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वीडियो को लाइक करके जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ और शेयर जरूर करना। MQ एकेडमी आपकी अपनी एकेडमी है और इस एकेडमी का एक एक कार्य स्टूडेंटों को समर्पित है। तो बने रहिए वीडियो में और ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म MQ एकेडमी के साथ। आइए, तो ईसा पूर्व 2.5 लाख वर्ष पहले मानव की एक प्रजाति थी जिसका नाम था जी होमो सेपियंस। मानव की एक प्रजाति थी जी जिसका नाम क्या था? होमो सेपियंस। ठीक है भैया। तो होमो सेपियंस क्या है जी? ये है वर्तमान मानव प्रजाति, वर्तमान मानव प्रजाति। ठीक है जी। होमोसेपियंस क्या है जी? वर्तमान मानव प्रजाति। और वर्तमान मानव प्रजाति भाई कितनी विकासशील विचारधारा की है, विकास को कितना पसंद करने वाली है, कितनी मेहनत करने वाली है और अपने जीवन को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए और क्या क्या किया जा सकता है, इन सभी क्रम पर कितना काम करने वाली है, आप अवगत हो। और वो इसीलिए है क्योंकि हमारी प्रजाति का प्रारंभ होमोसेपियंस जो थे उन्होंने भी विकास को ही चुना था, विनाश को नहीं। अब देखिए होता क्या है कि होमोसेपियंस मानव प्रजाति जो होती है, इसी ने अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए पहली बार पत्थर का प्रयोग प्रारंभ किया था। और जिस दौर से इंसान ने पहली बार पत्थर का प्रयोग करना प्रारंभ किया था, उसी दौर को क्या कहते हैं जी? पाषाण काल कहते हैं। क्या कहते हैं जी? उसी दौर को पाषाण काल के नाम से जाना जाता है, जिस दौर में इंसान ने पहली बार पत्थर का प्रयोग करना प्रारंभ किया था। ठीक है जी। तो इंसान ने पत्थर का प्रयोग करना प्रारंभ किया, इससे क्या क्या सुविधाएं हुई? पत्थर के हथियार बने जो अधिक बड़े थे परंतु अधिक आधुनिक नहीं थे, लेकिन पत्थर के उपकरण बने,
पत्थर के पात्र बने। इंसान ने अपनी जीवन शैली में सबसे पहला स्थान, सबसे प्रमुख स्थान इस दौर में पत्थर को दिया था, इसीलिए पाषाण काल प्रारंभ हुआ था। अब देखिए पाषाण काल को कालक्रम, समय और आविष्कार के हिसाब से तीन भागों में बांटा गया है। कैसे, आओ देखते हैं। पहला, पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण काल। दूसरा, मध्य पाषाण काल। तीसरा, नव पाषाण और काल। हाँ तो प्रिय विद्यार्थियों, पाषाण काल को हिस्ट्री के अंतर्गत 3 भागों में बांटा गया है। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, 3 भागों में बांटा गया है भाई। पुरा पाषाण काल का समय तो देखो ईसा पूर्व 2.5 लाख वर्ष से ईसा पूर्व 9,000 वर्ष तक का जो समय है उसे पुरा पाषाण काल कहते हैं। पुरा पाषाण काल कहते हैं, ठीक। पुरा पाषाण काल कहते हैं, ठीक जी। ठीक इसी प्रकार से ईसा पूर्व 9,000 वर्ष से ईसा पूर्व 4,000 वर्ष तक का जो समय है उसे मध्य पाषाण काल कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से भाई ईसा पूर्व 4,000 वर्ष से ईसा पूर्व 2,000 वर्ष तक का समय नव पाषाण काल कहलाता है, ठीक है जी। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। देख लीजिए एक बार भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भले, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो भाई, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ईसा पूर्व 2.5 लाख वर्ष से ईसा पूर्व 9,000 का समय पुरा पाषाण काल। ईसा पूर्व 9,000 से ईसा पूर्व 4,000 का समय मध्य पाषाण काल और ईसा पूर्व 4,000 से ईसा पूर्व 2,000 का समय नव पाषाण काल। तो भैया ये हो गया पाषाण काल जो होता है, ये हो गया पाषाण काल का काल के रूप में विभाजन, ये हो गया पाषाण काल का समय के रूप में विभाजन। और अब आता है पाषाण काल के आविष्कार। तो देखो पाषाण काल में मानव जो होता है उसने सबसे पहले अग्नि की खोज करी थी। किसकी खोज करी थी जी? अग्नि की खोज करी थी। तो अग्नि की खोज से मतलब क्या है जी? कि इंसान ने पत्थरों को आपस में टकरा करके आग जलाने का प्रारंभ किया था और इस अग्नि से भाई इंसान ने भोजन को पकाना और अपनी सुरक्षा दोनों का काम किया था। तो इस भाई पाषाण काल के अंदर इंसान ने जब अग्नि का प्रयोग करना प्रारंभ किया तो इंसान कच्चे मांस या कच्चे भोजन की जगह पका हुआ भोजन बनाने और खाने लग गया। और याद रखना भाई, इसी क्रम के अंतर्गत पत्थर से इंसान ने जब आग जला ली तो विकास की रफ्तार और तेज हुई। और जब विकास की रफ्तार तेज हुई तो पुरा पाषाण काल में हथियार पत्थर के जो थे उनका जो आकार था वो थोड़ा कम हुआ। पत्थर बड़े हथियार थे, अब थोड़े छोटे हो गए। धार उनमें पहले ना की बराबर थी, अब थोड़ी सी उनके अंदर धार, पैनापन, शार्पनेस, तो भाई वो धार उसके अंतर्गत आ गई।
तो इंसान के विकास के क्रम में ये अगला चरण प्रारंभ हो गया और इसी बीच प्रारंभ हुआ मध्य पाषाण काल। और मध्य पाषाण काल में मानव ने पशुपालन सीखा। क्या सीखा जी? पशुपालन सीखा। और याद रखना, इंसान के द्वारा पाला गया पहला पशु गाय नहीं थी, ऊंट, भेड़, बकरी नहीं थी। इंसान के द्वारा पाला गया पहला पशु वो पशु था जो कि ऑलरेडी अपने बिहेव से ह्यूमन फ्रेंडली होता है, मतलब इंसान के प्रति वफादार, दोस्ताना व्यवहार वाला होता है। और वो पशु कौन सा है जी? क्या लगता है आपको, कौन सा होगा वो पशु? पढ़ लिया आपने? कुत्ता। तो इंसान के द्वारा पाला गया पहला पशु कौन सा था जी? कुत्ते पशु को इंसान ने सबसे पहले पाला था। और यार पाला क्या था? कुत्ते का बिहेव जो होता है, जो नॉर्मल बिना कोई डेवलप या मिक्स ब्रीड का जो डॉग प्रजाति होती है, जो देसी कुत्ते जिसको अपन लोग नॉर्मल भाषा में बोल देते हैं, उनके जैसा फ्रेंडली बिहेव हाल फिलहाल मिलता नहीं है भाई। हालांकि वो वफादार होने के संग संग अपने जिसके प्रति वो वफादार हैं उनकी विरोध करने वालों को, उन पर हमला करने वालों के लिए वो एग्रेसिव भी बराबर होते हैं। खैर आगे अब देखिए, इसी दौर में इंसान ने मध्य पाषाण काल में शवाधान सीखा। क्या सीखा जी? शवाधान सीखा। शवाधान का मतलब होता है जी सबको दफनाने की प्रक्रिया, यानी कि जहां पर इंसान के पास लकड़ियां थी तो वो लकड़ियों के माध्यम से इंसान को जला देते थे, जिसको आजकल दाह संस्कार कहते हैं। जहां पर लकड़ियां नहीं थी, जो डेजर्ट एरिया थे, वहां पर इंसान को जमीन में गड्ढा खोदकर उसको दफना दिया जाता था, इसको नॉर्मल भाई दफनाना वगैरह इसे बोल देते हैं। और याद रखना, मध्य पाषाण काल आते आते इंसान के विकास के क्रम में और धीरे धीरे रफ्तार पकड़ ली। और इधर नव पाषाण काल आते आते इंसान ने पहिए की खोज करी भाई। किसकी खोज करी? नव पाषाण काल आते आते इंसान ने किसकी खोज करी जी? पहिए की खोज की। और पहिए की खोज से इंसान के विकास में अत्यधिक रफ्तार आ गई। और वही रफ्तार मुख्य वजह है कि इंसान पाषाण काल के अपने बर्बर जीवन से और आज के विकसित विकासशील जीवन तक पहुंच पाया भाई। क्योंकि पहिया से इंसान का प्रारंभ हुआ परिवहन, ट्रांसपोर्ट। ठीक जी, परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट। ओके, कोई बात नहीं, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है तो टेक्निकल टीम को बुलाते हैं। देखते हैं, बस हो गया ठीक। टेकोप्रैक कंपनी जिसे हमने ये बोर्ड लिया है, सुपरलेटिव बोर्ड। कोई बात नहीं, स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, सब्र का फल मीठा होता है। देखते हैं। हाँ जी, हाँ तो जुड़े रहिए MQ एकेडमी ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म के साथ और देखते रहिए बेहतरीन तैयारी आप लोगों के लिए सिर्फ। तो मैंने आपको बताया था कि नवपाषाण काल में इंसान ने और ज्यादा अपने विकास का प्रारंभ कर दिया था और नवपाषाण काल में मानव ने सबसे पहले पहिए का प्रयोग प्रारंभ कर दिया। और पहिया जब इंसान ने बनाया तो उसकी कहानी कुछ इस प्रकार से रही कि जब इंसान दूर दराज से अपने लिए भोजन की सामग्री इकट्ठा करता था, फॉर एग्जाम्पल आप जैसे जानते हो कि अगर एक शेर को जंगल में अपने लिए शिकार करना है तो उसके घर के आगे कोई शिकार का बाजार नहीं लग रहा है,
वो भी 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर तक का रन करता है, तब जाकर के उसको कोई शिकार मिलता है। तो पाषाणकालीन मानव को भोजन की व्यवस्था अपने लिए करना बहुत ज्यादा जटिल होता था, और इंसान को भी बहुत बहुत किलोमीटर चलने के बाद भी भोजन की उपलब्धता होती थी। फिर अपने मूल स्थान तक उस भोजन, भारी भरकम भोजन को लेकर के आना, ये तो और बड़ी बात हुआ करती थी भाई। इसीलिए इंसान ने एक बार वजन को इधर से उधर ले जाने में जो समस्या आती थी का समाधान करने के लिए जानकारी लेना प्रारंभ किया। तब उसको पहाड़ के ऊपर से एक गोल पत्थर लुढ़कता हुआ दिखाई दिया, जो कि लुढ़क करके बहुत लंबा गया। यहीं से इंसान के दिमाग ने मेंटोस, दिमाग की बत्ती जला दे वाला काम प्रारंभ किया, और इंसान ने यह देखा कि कोई भी गोल चीज जो होती है भाई, वह ज्यादा सर्कुलेट होती है, ज्यादा चलती है अपेक्षा अन्य किसी डिजाइन की चीज के। इसीलिए इंसान ने उस गोल पत्थर का प्रयोग करके अपने लिए पहले पहिया तैयार किया, और उसी पहिए से भाई पहली बार परिवहन, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, इस प्रकार से प्रारंभ की। हालांकि बाद में पत्थर का पहिया, लकड़ी का, धातु का आगे बनता चला गया। तो पहिए से क्या प्रारंभ हुआ जी? परिवहन, यानी कि ट्रांसपोर्ट प्रारंभ हुआ। इसी प्रकार से इंसान ने कृषि करना भी नवपाषाण काल में सीख लिया। इंसान ने अपने लिए जो सबसे पहले खेती करी थी भाई, वो खेती जो थी कपड़े पहनने के लिए करी गई थी। जैसे अलसी के पौधे से इंसान ने सबसे पहले वस्त्र बनाए, लेकिन भोजन के लिए इंसान ने सबसे पहले जौ का प्रयोग प्रारंभ किया। इस तरीके से इंसान ने भाई खेती किसानी अपनी प्रारंभ कर दी, और इंसान सिर्फ मांसाहार या जंगल के वेजिटेबल्स, कंदमूल, फल पर डिपेंड नहीं था। उसने जौ और बाद में कई सारी चीजें उगा करके अपने भोजन की उपलब्धता को सुचारू बनाने का प्रयास किया। भोजन की उपलब्धता जो थी वो सूखे के दिन, जैसे अपने यहाँ पर भाई मार्च अप्रैल के बाद के जो समय होता है वो अत्यधिक बरसातों के आने से पहले का जो बिल्कुल ड्राई टाइम होता है भाई, तो उसी दौर का जो टाइम था वो भोजन की बेहद कमी का टाइम था, और इंसान की बड़ी संख्या इसी दौर में भूख की वजह से खत्म हो जाती थी अगर भोजन नहीं मिलता था। तो समस्या का समाधान करने के लिए इंसान जो थे नित्यवाही नदियों के किनारे आ गए। नित्यवाही नदियां, जो नदियां 12 महीने बहती हैं, जैसे सिंधु, गंगा, यमुना, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, कृष्णा, और बहुत सारी नदियां हैं जो कि 12 महीने बहती हैं भाई। ऐसी नदियों के किनारे आकर के इंसान स्थायी रूप से रहने लग गया, और यहीं पर उसने अपने घर बना लिए, यहीं पर उसने अपनी सड़कें भी बनाई, खेत भी बनाए, सारी सुविधाएं धीरे 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 इन्हीं नदियों के किनारे इंसान करता चला गया। और जब इंसान ने भाई नदियों के किनारे स्थायी रूप से रहना प्रारंभ किया, तो इसी दौर को कहते हैं सभ्यता काल, क्योंकि इसी दौर में इंसान ने भाई कपड़े पहनना, बोली भाषा, आचार विचार, खाद्यान्न का प्रयोग, आयात निर्यात, बहुत सारी चीजें इंसान ने प्रारंभ करी थी। इसीलिए नवपाषाण काल के अंतिम भाग को सभ्यता काल के नाम से जाना जाता है। तो अगेन मैं आप लोगों को 2 मिनट के अंदर अंदर इस पूरे टॉपिक का रिवाइज करवा देता हूं कि देखो भाई, मैंने आपको सबसे पहले बताया ईसवी और ईसा पूर्व के बीच का अंतर। मतलब अगर ईसा मसीह के जन्म से पहले वाली बात हो तो इसको ईसा पूर्व कहते हैं, और ईसा पूर्व का जो समय होता है भाई वो अवरोही क्रम में चलता है, घटते क्रम में चलता है। और इसी प्रकार से ईसा मसीह के जन्म के बाद वाला समय ईसवी कहलाता है, और ईसवी का समय आरोही क्रम में चलता है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में चलता है। और याद रखना भाई, ईसा पूर्व उल्टा क्रम, ईसवी सीधा क्रम, ईसा पूर्व अवरोही क्रम, ईसवी आरोही क्रम, ईसा पूर्व घटता क्रम, ईसवी बढ़ता क्रम। अब देखिए होता क्या है भाई, ईसवी और ईसा पूर्व के बाद मैंने आपको बताया था कि आज से लाखों साल पहले, यानी कि ईसा पूर्व 5 लाख वर्ष में मानव की एक प्रजाति विकसित हुई जिसका नाम था होमो इरेक्टस। और ये भाई सर्वप्रथम 2 पैरों पर चलने वाली मानव प्रजाति थी। हालांकि और भी प्रजातियां इसी दौर में 2 पैरों पर चली थी, पर इसको बहुत ज्यादा ऑथेंटिक माना जाता है। और भाई ईसा पूर्व 2.5 लाख वर्ष पहले
मानव की एक प्रजाति विकसित हुई जिसका नाम था होमो सेपियंस, जो कि वर्तमान मानव प्रजाति है। वर्तमान मानव प्रजाति ने ही सबसे पहले भाई पत्थर का प्रयोग करना प्रारंभ किया था। कहने से मतलब होमो सेपियंस मानव ने ही सबसे पहले पत्थर का प्रयोग करना प्रारंभ किया था, और उसी दौर को पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। पाषाण काल को कालक्रम, समय, आविष्कार के अनुसार तीन भागों में बांटा गया है भाई। कौन कौन से? सबसे पहले काल, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल जो होता है भाई, ईसा पूर्व 2.5 लाख वर्ष से ईसा पूर्व 9000 वर्ष पुराने समय को कहते हैं। मध्य पाषाण काल ईसा पूर्व 9000 वर्ष से ईसा पूर्व 4000 वर्ष तक के समय को कहते हैं। और नव पाषाण काल ईसा पूर्व 4000 वर्ष से ईसा पूर्व 2000 वर्ष के समय को कहते हैं। पुरा पाषाण काल में इंसान ने अग्नि की खोज करी या अग्नि का प्रारंभ कर दिया था। मध्य पाषाण काल में इंसान ने पशुपालन सीखा, इंसान के द्वारा पाला पहला पशु कुत्ता था। और इसी दौर में इंसान ने शवाधान, इंसान के शव का अंतिम संस्कार करने की प्रक्रिया सीखी थी। और नव पाषाण काल में भाई मानव जो था उसने पहिया का आविष्कार किया, जिससे परिवहन प्रारंभ हुआ और मानव के विकास की रफ्तार आगे बढ़ी। और कृषि करते समय इंसान ने सबसे पहले अलसी की खेती करी वस्त्र बनाने के लिए, और जौ की खेती करी खाद्यान्न के लिए। और इसी नव पाषाण काल के अंतिम समय पर मानव नदियों के किनारे आकर स्थायी रूप से रहने लग गए थे भाई। और यहीं से इंसान में सभ्यता का विकास हुआ। नीति न्याय, रहन सहन, खान पान, बोली, व्यापार, निर्यात, आयात, सारी चीजें भाई नव पाषाण काल के अंतिम दौर में ही प्रारंभ हुई थी। इसीलिए नव पाषाण काल के अंतिम दौर को सभ्यता काल के नाम से जाना जाता है। नव पाषाण काल के अंतिम दौर को सभ्यता काल के नाम से जाना जाता है। ठीक जी। अब देखिए होता क्या है कि मानव जो होता है भाई उसने हाँ जी, तो होता क्या है जी, इंसान जो होता है भाई उसने नव पाषाण काल के अंदर कई उपलब्धियां हासिल करी, इसीलिए उस दौर को सभ्यता काल कहते हैं। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां से हम लोगों को भाई सभ्यता काल की जानकारी प्राप्त होती है, जैसे पाषाण काल के साक्ष्य स्थल, पाषाण कालीन स्थल, पाषाणकालीन स्थल। तो पाषाणकालीन स्थलों में भाई पहला नाम आ जाता है भीम बेटका का। यहां से भाई हम लोगों को पाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भीम बेटका, मध्य प्रदेश। ठीक है जी, मध्य प्रदेश के अंतर्गत पड़ता है जी भीम बेटका, जहां से हमको पाषाण काल के भरपूर साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक इसी प्रकार से कोलार नाम के चित्र से भी हम लोगों को साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो कि कर्नाटका और आंध्र वाले क्षेत्रों में पड़ता है। मांडा से प्राप्त हुए हैं, मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ठीक इसी प्रकार से हम लोगों को भाई तिलवाड़ा, बागौर, पुष्कर, आलनिया, दर्रा, ये सारे क्षेत्र राजस्थान में है भाई, से हमको पाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जी, इनके अलावा बैराट है, दर है, कौलवी है, और भी राजस्थान के कई सारे क्षेत्रों से हम लोगों को पाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और याद रखना जी कि पाषाण काल में इंसान अपने टाइम पास के लिए ड्राइंग करता था, चित्रकारी करता था। पत्थर से पत्थर पर बनाए गए चित्रों को पाषाण कालीन चित्र कहा गया है। पाषाण कालीन चित्र कहा गया है जी, पाषाण कालीन चित्र। और पाषाण कालीन चित्रों को
अकारद कहते हैं। क्या कहते हैं जी पाषाणकालीन चित्रों को? पाषाणकालीन चित्रों को जी अकारद कहते हैं। और याद रखना कि पाषाणकालीन चित्र जो होते हैं इनमें सामान्यतः उस दौर का जो इंसान का मानव जीवन था, तो मानव जीवन से संबंधित चित्र प्राप्त होते, मानव जीवन से संबंधित चित्र प्राप्त होते हैं। और याद रखना जी कि यहां से हमको दो रंग मिले हैं, एक चित्रों पर श्वेत यानी कि सफेद और एक रेड यानी कि लाल। दोनों ही रंग भाई प्राकृतिक रंग होते हैं। प्राकृतिक रंगों का मतलब इन रंगों को बनाना नहीं पड़ता, प्राकृतिक रूप से ये रंग बने रहते हैं। ठीक है जी। और ध्यान रहे भाई, सिलेबस पढ़ते समय एक्टिव रहिए। ना आप लोगों को लेटने की आवश्यकता है, ना आप लोगों को सोने की आवश्यकता है। अलर्ट बने रहिए भाई। अलर्ट बने रहोगे तो तैयारी एक्टिव रहेगी, और तैयारी एक्टिव रहेगी तो पूरा जीवन एक्टिव हो जाएगा जी। आइए देखते हैं। तो याद रखिए भाई, श्वेत रंग जो होता था वह चूने से बनाया जाता था, और लाल रंग जो होता है भाई वह गेरू से बनाया जाता था। तो इस तरीके से भाई मानव के विकास का धीरे 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 बहुत कम रफ्तार से प्रारंभ हुआ। और याद रखना, विश्व इतिहास का जनक, विश्व इतिहास का जनक हेरोडोटस को माना जाता है। हेरोडोटस को माना जाता है। और इन्होंने भाई व्यवस्थित हिस्ट्री को लिखने का प्रारंभ जब किया था तो इनकी पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका। क्या नाम था जी इनकी पुस्तक का नाम? हिस्टोरिका। ठीक इसी प्रकार से आपके सिलेबस में, क्योंकि भारत का इतिहास है, तो भारत इतिहास का जनक, तो भैया भारत के इतिहास का जनक कौन था? तो भैया भारत के इतिहास का जनक था वेद व्यास। पर आप ध्यान रखना कि वेद व्यास किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। वेद व्यास एक पद का नाम है। वेद व्यास जी जिन्होंने महाभारत जय संहिता के नाम से लिखना प्रारंभ किया था, तो उन वेद व्यास का नाम कृष्णद्वैपायन था। तो पूरा नाम हो गया महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास। याद रखे भाई, वेद व्यास ने महाभारत नामक पुस्तक लिखी थी, परंतु ध्यान रखना उन्होंने महाभारत नहीं लिखी थी। उन्होंने तो सिर्फ 88 श्लोकों की पुस्तिका जय संहिता लिखी थी, जो महाभारत का मुख्य पात्र है, मुख्य चैप्टर है भाई। लेकिन उसके बाद उसमें मंत्रों की संख्या को बढ़ाकर और 1 लाख तक कहा गया था। तो जय संहिता के बाद भारत, और भारत के बाद उस ग्रंथ का नाम महाभारत कर दिया गया था। ठीक जी। और याद रखना भाई, इतिहास जो होता है वो मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड है। कौन कौन से 3 भाग? पहला प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। दूसरा आद्य इतिहास काल। और तीसरा इतिहास काल। प्रागैतिहासिक काल, आद्य इतिहास काल और इतिहास काल। तो जी इतिहास को 3 चैप्टर या 3 भागों में डिवाइड किया गया है। प्रागैतिहासिक काल उसको कहा जाता है जिसके साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध नहीं हो। इतिहास का वह समय जिसके साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध नहीं हो उसको कहा जाता है जी प्रागैतिहासिक काल। और सीधी सी बात है, जब साक्ष्य है ही नहीं तो फिर उसको पढ़ेंगे कहां से? तो पढ़ने का भी फॉर्मूला 0 है। इसको कह देते हैं जी प्रागैतिहासिक काल। लेकिन आद्य इतिहास काल, इतिहास का वह समय जिसके साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध हैं लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सकता। जैसे हमारी इंडिया की इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, और भी हैं जैसे अमेरिका की इंका, इंजुटेक, माया सभ्यता। इनके साक्ष्य तो उपलब्ध हैं लेकिन इनको पढ़ना उतना पॉसिबल नहीं है भाई, या फिर मुख्य रूप से लगभग वैलिड रूप से इनको पढ़ा नहीं
गया है। आगे, इतिहास काल किसको कहते हैं जी? इतिहास का वह समय जिसका साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध हैं और उन साक्ष्यों को पढ़ा भी जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आर्य सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सारे टॉपिक आप लोगों के इतिहास काल के अंतर्गत आएंगे। तो दोस्तों ये टॉपिक था हमारा स्टोन एरा। इस टॉपिक को और भी बहुत बड़ा करा जा सकता है, लेकिन याद रहे हम एक कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, थीसिस या रिसर्च के लिए बुक नहीं लिख रहे हैं हम लोग। तो हमारा जो मैटर सिस्टमैटिक है वो आप लोगों को कैसा लगा, आप एक बार फिर से वीडियो को देखिए, एक बार फिर से रिवीजन करिए और बताइए क्या कहीं पर कोई कमी है। हम आपसे प्रॉमिस करते हैं उनमें बहुत बेहतर प्रकार का अपन लोग सुधार करेंगे। और जैसा कि हमने आपको अपने मंच पर फर्स्ट टॉकिंग में आप लोगों से कहा है कि आपकी सफलता प्राप्त होने तक आपको हाथ पकड़कर साथ में ले चलेंगे भाई। तो MQ एकेडमी हमारे यूट्यूब चैनल, आपका अपना यूट्यूब चैनल है, इसको तुरंत सब्सक्राइब करो, लाइक करो और वीडियो को शेयर करो। और अगली मुलाकात अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लाइक करो।